सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और अपन ने कल पोल्ट्री रोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और अपन ने मुर्गियों में यानी पोल्ट्री में जो खनिजों की कमी से या फिर विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन पे चर्चा की थी। और इसके अलावा अपन ने मुर्गी रोग का वर्गीकरण भी देखा था, जिसमें अपन ने देखा था कि मुर्गियों में कौन सा रोग है वो वायरस से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है और कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद में आज अपन मुर्गी रोगों में जो मुर्गी चेचक रोग है फाउल पॉक्स, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मुर्गियों में होने वाला वायरस जनित रोग है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें वो रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें देखिएगा, कल मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, जिसमें यानी अपन ने जब जीवाणु जनित रोगों की बात की थी मुर्गियों में, तो एक रोग रह गया था। उस रोग का नाम है बम्बल कूट रोग। बम्बल कूट रोग, तो इसको लिख लेना, ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। यानी बम्बल कूट मुर्गियों में होने वाला जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा देखिएगा एक और महत्वपूर्ण बात रह गई थी, जिसका नाम है यानी एक रोग था ल्यूकोसिस रोग। ये ल्यूकोसिस रोग याद रख लेना, ये अंडे से चूजों में फैलने वाला रोग। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रोग है वो चूजों में अंडे से फैलता है, तो अंडे से चूजों में फैलने वाला रोग है, उसका नाम है ल्यूकोसिस। याद रख लेना, दोनों ही फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, आज अपन है वो मुर्गी चेचक यानी फाउल पॉक्स रोग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिएगा, मुर्गी चेचक है, ये अपन आराम से पढ़ेंगे और विद डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आसान आया तो वो सीधा पूछ सकता है कि फाउल पॉक्स है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, या फिर प्रोटोजोआ के कारण, या कवक के कारण। तो ये आपका होता है वायरस जनित। तो सबसे पहले लिखेंगे जो मुर्गी चेचक रोग है ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग। अब आपसे पूछे कि ये कौन से वायरस से होता है, तो ये मैंने कल आपको बताया था एविपोक्सा वायरस से। ठीक है, यानी ये वायरस जनित रोग है और ये एविपोक्सा वायरस से होता है। अब देखिएगा, ये जो रोग है ना मुर्गी चेचक रोग, ये गर्मियों में होता है। यानी कौन से मौसम में होता है, तो गर्मियों में। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब ये गर्मियों में होता है तो इसका वैक्सीनेशन है, इनका टीकाकरण है इस रोग के प्रति, वो किया जाएगा गर्मियों से पहले, ठीक है, ताकि गर्मियों में ये मुर्गी चेचक रोग है वो न हो। तो याद रख लेना, आगे मैं जब टीकाकरण पढ़ाऊंगा इस रोग से संबंधित उस टाइम आपको ये बात बता दूंगा। तो देखिएगा, मौसम कब होता है, गर्मियों में होता है। और याद रख लेना, ये जो रोग है वो कम उम्र के चूजों में होता है, कम उम्र के चूजों में होता है। और याद रख लेना कि आपसे पूछे कि कौन से उम्र के चूजों में होता है, तो ये 8 से 12 सप्ताह की आयु वाले चूजों में। सप्ताह की आयु वाले चूजों में, ठीक है। तो अपन ने 3-4 पॉइंट पढ़ लिए कि मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है फाउल पॉक्स, ये वायरस जनित रोग है, एविपोक्सा वायरस से होता है, गर्मियों में होता है, इसका टीकाकरण है वो गर्मियों से पहले किया जाता है, और ये कम उम्र के चूजों में होता है। और याद रख लेना, वैसे तो ये सभी उम्र के, लेकिन ज़्यादा ये कम उम्र के चूजों में होता है, और ये ज़्यादातर जो देखा गया है वो 8 से 12 सप्ताह की आयु वाले चूजों में देखा गया है। तो इसका जो टीका है ना वो 8 सप्ताह से पहले ही लगाया जाता है। और अपन पढ़ेंगे कि इसका जो टीका है वो 6 से 8 सप्ताह की आयु वाले चूजों में लगाया जाता है, क्योंकि ये रोग कब होता है, ज़्यादातर 8 से 12 सप्ताह की आयु वाले चूजों में। तो इसलिए इसका जो टीका है ना वो 6 से 8 सप्ताह की आयु में लगाया जाता है। तो वो आगे अपन बात करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, ये जो मुख्य रोग है वो मुर्गी व टर्की में होता है, ठीक है।
लेकिन देखिएगा ये कबूतर में भी हो सकता है, बतख में भी हो सकता है, बटेर में भी हो सकता है, तितर में भी हो सकता है। जितने ये पक्षी होते हैं उनमें ये रोग हो सकता है। जो कुक्कुट वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनमें ये हो जाता है। कुक्कुट वर्ग में आप सभी को पता है मुर्गी आती है, टर्की आती है, बतख, बटेर, ठीक है, बतख, बटेर, तितर, ये सारे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो रोग है एविपोक्सा वायरस से होता है, लेकिन मुर्गियों में होगा तो इसका जो रोग कारक है ना वो अलग होगा, टर्की में होगा तो इसका रोग कारक है वो अलग होगा, और कबूतर का भी अपन बात कर लेंगे। वैसे आप मुर्गी व टर्की का याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा मुर्गी वाला वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन टर्की वाला भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप कबूतर का याद रख लेना। तो ये रोग कारक है, ठीक है, यानी यहाँ पे रोग कारक यानी मुर्गी चेचक रोग है वो मुर्गियों में किस वायरस के कारण होगा, तो याद रख लेना। अगर वैसे पूछे तो एविपोक्स वायरस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछे कि रोग कारक के रूप में मुर्गियों में, तो बोरेलियोटा एवियम, ठीक है। तो नाम एक दो बार पढ़िए, उसके बाद में आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बोरेलियोटा एवियम, ठीक है। और वैसे आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा माइंड में बैठाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पे आप बोरेलियोटा एवियम अगर आपको याद नहीं है ना तो वहाँ पे लिखा हुआ देख के आपको चीज़ें याद आ जाएगी। तो देखिएगा दूसरा आता है टर्की में बोरेलियोटा, सभी के सामने पहले बोरेलियोटा ही आएगा, लेकिन टर्की में जो होता है ना उसका जो रोग कारक वो मेलीग्रेडिस होता है, ठीक है, मेलीग्रेडिस। जबकि मैं बात करूं कबूतर, तो कबूतर में होता है कोलुम्बी, कैसे कबूतर, कैसे कोलुम्बी, ठीक है। यहाँ पे तो बोरेलियोटा आना ही है, बोरेलियोटा। तो याद रख लेना कि ये रोग कारक है, ठीक है, बोरेलियोटा एवियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी आप इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं, टर्की वाला बोरेलियोटा मेलीग्रेडिस। तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद में अपन जो मुर्गियों में चेचक होता है, फाउल पॉक्स होता है, उसका अपन प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार का चेचक है वो मुर्गियों में हो सकता है, ठीक है, और उसके लक्षण भी देख लेते हैं। तो देखिएगा चेचक ये रोग है, तो इसमें जो लक्षण होते हैं ना वो क्या होते हैं कि सारे शरीर पर, यानी जो भी चूजे, मुर्गियाँ वगैरह हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे दाने वो हो जाते हैं, ठीक है, वो बाद में उनमें घाव बन जाते हैं और लास्ट में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है तो चूजे हैं, मुर्गियाँ वो मर भी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन इसके प्रकार देख लेते हैं, और मुर्गी चेचक के मुख्य दो प्रकार हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी आता है। तो मुर्गी चेचक जो है इसके प्रकार, ठीक है, मुख्य दो प्रकार है, लेकिन अपन तीन प्रकार से इसको पढ़ेंगे। एक आती है सूखी चेचक, एक आती है गिल्ली चेचक जिसको बोलते हैं आर्द्र चेचक, और तीसरी जो आती है उसको बोलते हैं कोरिंजा चेचक, यानी कोरिंजा टाइप। और अपन ने कल कोरिंजा के बारे में पढ़ा था, अगर आपको पता होगा, कल वाली क्लास अगर आपने ली होगी तो मैंने कल आपको बताया था कि जो इन्फेक्शियस कोरिंजा है वो मुर्गियों में जीवाणु जनित रोग है। और कोरिंजा का मतलब क्या होता है, सर्दी जुकाम से होता है। तो यहाँ पे कोरिंजा टाइप जब चेचक होती है तो मुर्गियों के या चूजों के नासिका में संक्रमण होता है, ठीक है, नासिका में संक्रमण। तो इसमें ये याद रख लेना। जबकि मैं बात करूँ सूखी चेचक, तो सूखी चेचक को सबसे पहले याद रख लेना त्वचीय चेचक के नाम से जाना जाता है, त्वचीय चेचक, ठीक है, यानी सूखी चेचक को त्वचीय चेचक कहा जाता है। जबकि आर्द्र चेचक है इसको डिप्थीरिया टाइप कहा जाता है, डिप्थीरिया टाइप चेचक। तो याद रख लेना इसमें जो लक्षण है ना आर्द्र चेचक में डिप्थीरिया जैसे कुछ लक्षण आते हैं, और सूखी चेचक है इसको बोला जाता है त्वचीय चेचक। और इसमें क्या होता है कि जो कलंगी होती है, इसके अलावा जो वटल्स होते हैं जिनको अपन गलचर्म्स बोलते हैं, जो नीचे लटकते रहते हैं, गलचर्म। इसके अलावा चेहरा होता है, चेहरे पर सूखी पपड़ी या परत जम जाती है, ठीक है, परत बन जाती है। यानी कहने का मतलब है इस रोग में क्या होता है, यानी सूखी चेचक
के जो लक्षण है, इसमें कलंगी, गल, चर्म और चेहरे पर सूखी परत बन जाती है। ठीक है, यानी घाव है वो सूख जाता है, उसके बाद में एक सूखी परत बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं खरूंट। ठीक है, तो वो खुरंट हो जाता है। वैसे इसको लिखा गया है ना, वो खुरंट लिखा गया, लेकिन अपन बोलते हैं खरूंट, तो वो खरूंट है वो आ जाता है। ठीक है, घावों के ऊपर। तो इसमें इसके अलावा देखिएगा जो डिप्थीरिया टाइप है आदर चेचक, इसमें मुख व ग्रासनली है, ग्रासनली प्रभावित होती है। ठीक है, यानी मुख और ग्रासनली में संक्रमण है वो आदर चेचक में देखने को मिलता है। तो याद रख लेना, ये अपन ने चेचक के प्रकार पढ़ लिए, और मोटे मोटे तौर पे मैं अगर आपको इसके लक्षण बताऊं, ये एक प्रकार से लक्षण ही हो गए। जैसे सूखी चेचक है तो इसके लक्षण ये है कि सूखी परत बन जाएगी, खरूंट आ जाएगा उस पर। ठीक है, डिप्थीरिया या आदर चेचक होगी तो मुख व ग्रासनली वाला पार्ट है वो प्रभावित होगा, और कोरिंजा टाइप होगी तो नासिका में संक्रमण होगा। और इसमें देखिएगा जो लक्षण है मेन, तो इसमें चूजे में तेज बुखार आती है, और इसके अलावा शरीर पर, सभी शरीर पर, जो सारा शरीर होता है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना वो विकसित हो जाती है। ठीक है, बाद में उनमें घाव हो जाता है, और लास्ट में ये घाव है या संक्रमण ज़्यादा फैल जाते हैं तो जो चूजे हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये लिखिएगा जल्दी से। उसके बाद में अपन आते हैं कि अब ये मुर्गी चेचक रोग हो गया तो इसके क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या ये जो घाव हो गए हैं, दाने जैसी संरचनाएं जिन्हें अपन मत्स्य जैसी संरचना बोल सकते हैं, हमारे जो शरीर पे छोटे छोटे मत्स्य होते हैं ना, उस जैसी कुछ संरचनाएं वो इनके ऊपर है वो हो जाती है इस रोग में। तो देखिएगा यहाँ से इसके उपचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपचार में आप देखेंगे, और इसके अलावा अपन देखेंगे टीकाकरण। उपचार कब किया जाता है? जब रोग हो जाता है, और टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन तब होता है कि जब रोग है वो नहीं हुआ है, यानी पहले ही रोग का अपन क्या करते हैं, बचाव करते हैं। तो देखिएगा उपचार में पहला आता है कि ये रोग जब हो जाता है तो घाव साफ करने के लिए, घावों को ठीक करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल का घोल घावों पर लगाएं, घावों पर लगाना चाहिए। याद रख लेना कि मुर्गी चेचक में जो घाव हो जाते हैं उन पे क्या लगाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल का घोल। ठीक है, दूसरा देखिएगा, इसके अलावा आप कार्बोलेटिक बेंसलीन का घोल ले सकते हैं, कार्बोलेटिक बेंसलीन का घोल ले सकते हैं। ठीक है, 10%, यानी 10% आप कार्बोलेटिक वैसलीन ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखिएगा, ये सभी यानी जो सारा शरीर है उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इसको मुंह या फिर आंखों के आसपास नहीं लगाया जाता, यानी जो चेहरा होता है और आंख होती है वहाँ पे नहीं लगाया जाता इसको। तो फिर मुंह और आंख पे क्या लगाएं, तो याद रख लेना ग्लिसरीन का प्रयोग, यानी कहने का मतलब चेहरे पे या आंख के आसपास कोई घाव है चूजों में जो मुर्गी चेचक से संबंधित है, उस पे आप कार्बोलेटिक वैसलीन है उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे लगाएंगे तो ये संवेदनशील पार्ट होते हैं, यहाँ पे आंख या फिर मुंह में कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, या संक्रमण है वो और भी बढ़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लेना, ये है उपचार। उसके बाद में आता है टीकाकरण। टीकाकरण में देखिएगा 2 वैक्सीन आती है, ये ऊपर वाला मैं मिटो रहा हूँ, जल्दी से आप इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब टीकाकरण आता है। टीकाकरण में अपन देखेंगे, टीकाकरण में आप देखेंगे कि एक तो है पीजियन पॉक्स वैक्सीन, पीजियन पॉक्स वैक्सीन। दूसरी जो महत्वपूर्ण आती है उसका नाम है फाउल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, ये जो आपकी पीजियन पॉक्स वैक्सीन है, ये याद रख लेना, जब अपन को लगे कि कोई छोटा चूजा है उसमें मुर्गी चेचक है वो हो सकता है, तो उस टाइम छोटे चूजे में, और वो भी 1 माह से
कम आयु वाला चूजा, उसमें ये पिजियन पॉक्स वैक्सीन है वो लगाई जाती है और इसकी प्रतिरक्षा है वो फाउल पॉक्स वैक्सीन की तुलना में कम होती है। तो याद रख लेना, जो पिजियन पॉक्स वैक्सीन है वो 1 माह से कम आयु वाले चूजों या फिर अंडे देने वाली मुर्गियों में लगाई जाती है, मुर्गियों को लगाई जाती है। तो याद रख लेना कि पिजियन पॉक्स वैक्सीन है वो 1 माह से कम आयु वाले चूजों को और साथ में जो लेयर्स होती है अंडे देने वाली मुर्गियां उनमें लगाई जाती है। और मैं बात करूं फाउल पॉक्स वैक्सीन, ये देखिएगा टीकाकरण कब किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था गर्मियों से पहले, क्योंकि ये रोग है वो गर्मियों में होता है, तो गर्मियों से पहले है वो टीकाकरण किया जाता है। और याद रख लेना जो फाउल पॉक्स वैक्सीन है वो लगाई जाती है 6 से 8 सप्ताह की आयु वाले चूजों में। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फाउल पॉक्स वैक्सीन है वो चूजों में कितने सप्ताह की आयु में लगाई जाती है, तो 6 से 8 सप्ताह की आयु में फाउल पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, देखिएगा जब कम आयु वाले चूजों में अपन को चेचक का संक्रमण का डर है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पिजियन पॉक्स वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इनको फाउल पॉक्स वैक्सीन दी जाती है। ये भी याद रखना, पहले पिजियन पॉक्स वैक्सीन दी जाती है फिर फाउल पॉक्स वैक्सीन है वो दी जाती है। और मैं आपको बताऊं कि जब फाउल पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है उस टाइम इस वैक्सीन में नमक का पानी और ग्लिसरीन मिलाई जाती है। तो याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फाउल पॉक्स वैक्सीन है उसको लगाने से पहले उसमें पानी यानी जो नमक का पानी है और ग्लिसरीन है वो मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने फाउल पॉक्स वैक्सीन और जो पिजियन पॉक्स वैक्सीन है इसके बारे में देखा। और ये मुर्गी जो चेचक रोग है इसका ये टीकाकरण था। लगभग ये जो अपना टॉपिक है मुर्गी चेचक वाला जो छोटा सा एक रोग था, इसके सभी बातें वो मैंने आपको बता दी और ये अपना कंप्लीट हो गए। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें अपन ने मुर्गी चेचक के बारे में डिटेल से पढ़ा। कल अपन जो रानीखेत है, इसके अलावा जो खूनी पैचिस रोग है जिसको खूनी दस्त या कोक्सीडियोसिस रोग भी बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा मुर्गी चेचक, शॉर्ट नोट्स मैंने बनवाए हैं आपको, ज़्यादा यानी बड़े भी नहीं है और बहुत शॉर्ट है और साथ में सारी चीज़ें वो कवर अप की गई है। और एक बात और आपको बता दूं, मुर्गी चेचक रोग की जो वैक्सीनेशन की जाती है उस टाइम जो एक दड़बा होता है जिसको अपन कूप बोलते हैं यानी मुर्गी घर, उसमें जितनी भी मुर्गियाँ हैं, जैसे एक दड़बा है या कूप है उसमें 20 मुर्गियाँ, तो उन 20 मुर्गियों में ही ये मुर्गी चेचक का टीका एक साथ लगाना चाहिए। अगर अपन 15 को लगा देते हैं, 5 है उनको बाद में लगाते हैं, अपन ने ऐसे मान लिया कि बाद में लगाएंगे, 15 को लगा दिया, तो उन 15 में से जो 5 है उनमें मुर्गी चेचक का संक्रमण है वो फैल सकता है। ठीक है, तो याद रख लेना एक साथ है वो वैक्सीनेशन करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने आपको लिखा दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।